नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने पर्यावरण को लेकर बात करूंगा, खासतौर पर आगरा की यमुना नदी जो दिल्ली से चलकर आगरा होते हुए इलाहाबाद तक जाती है। इस मुद्दे पर आगरा प्रशासन और कुछ अन्य लोग नदी के किनारे बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित करने को लेकर तमाम अटकलें लगा रहे हैं। इसकी पूरी व्याख्या के लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करूंगा, जिनके तहत शायद आपकी समझ में आएगा कि कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है। कानूनी प्रक्रिया के तहत आज मैं बात करूंगा कि नदी के कैचमेंट एरिया को, डूब क्षेत्र को और उसको कैसे विकसित किया जाए, इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अदालत है जो दिल्ली में है, जो पूरे देश की नदियों के बारे में अपना वजूद रखती है, निर्णय देती है, सुनती है सारी प्रॉब्लम्स को। साथ ही डूब क्षेत्र को, जो नदी का डूब क्षेत्र है, उसे जीवित कैसे रखा जाए, छोटी मोटी नदियों का भी जिक्र है उसमें, उसके लिए उसने क्या किया है। तो मैं आपके समक्ष आगरा की जानी मानी एक एडवोकेट सुरेखा यादव, जो हमारे आज अखबार के लिए भी लिखती हैं, आज उन्होंने एक रिपोर्ट आज में कानूनी प्रक्रियाओं के तहत प्रकाशित की है। उसका हवाला देते हुए मैं आपके सामने उस रिपोर्ट को पढ़ूंगा। आप जरा उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखें, तब आपकी समझ में आएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैचमेंट एरिया, डूब क्षेत्र को अच्छी तरह से विकसित करने और उसको जीवित रखने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस देती है। जो सुरेखा यादव जी ने अपनी स्टोरी लिखी है, मैं उसको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आपके सामने बुक के रूप में और गाइडलाइंस के रूप में दिखाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि देश की किसी भी नदी के डूब क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित करने का प्रावधान है और यह जानकारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी अदालत में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, कहने का मतलब सीपीसीबी, द्वारा जमा कराई गई गाइडलाइन में निहित है और उसी के आधार पर आगरा में कोया घाट स्थित यमुना नदी किनारे बैकुंठ धाम के नाम से राधा स्वामी सत्संग सभा और डीम्ड विश्वविद्यालय दयालबाग द्वारा एक खुद की 6 एकड़ जमीन पर ऐसा पार्क विकसित किया गया है। आपको यह भी बताते चलें कि आगरा में दयालबाग द्वारा उसकी अपनी जमीन पर विकसित किए गए बायोडायवर्सिटी पार्क को लेकर कुछ लोगों की शिकायत के चलते प्रशासन खुद उसमें पार्टी बन गया है, जबकि प्रशासन को शायद सीपीसीबी की गाइडलाइन, जो एनजीटी के अदालत में एमसी मेहता बनाम भारत सरकार और कृष्णकांत बनाम भारत सरकार संबंधी केस नंबर OA 200/2014 में जमा की गई है। ये गाइडलाइन इस केस में जमा है एनजीटी के अदालत पर, और ये गाइडलाइन कोई सीपीसीबी ने नहीं बल्कि एनजीटी के 14 मई 2014 के आदेश पर सीपीसीबी द्वारा खुद तैयार की गई थी, जिनको अक्टूबर 2022 में एनजीटी के समक्ष पेश किया गया था। यहाँ पर यह भी विदित कराना है आपको कि एनजीटी ने जो आदेश 14 मई 2014 को दिया था, उसका
उसमें कहा गया था कि डूब क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें विकसित की जा सकती हैं, स्पष्ट कहा था। इसके लिए सीपीसीबी एक गाइडलाइन तैयार करे। सीपीसीबी ने इसी आदेश के चलते अपने सलाहकारों की एक टीम नियुक्त की, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर, एमेरिटस प्रोफेसर CR बाबू, डॉक्टर प्रशांत गर्गवा सदस्य सीपीसीबी, और डॉक्टर AK विद्यार्थी अतिरिक्त निदेशक सीपीसीबी, और डॉक्टर A माओ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। ये 4 बड़े अफसरों को, 4 बड़े प्रोफेसर और एक्सपर्ट को शामिल किया था। इस टीम में और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनका यहाँ हवाला देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो 4 लोग थे ये मेन थे उस गाइडलाइन को तैयार करने के लिए। इस बीच भारत सरकार ने भी गंगा बेसिन को जीवित रखने के लिए 7 अक्टूबर 2016 को एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया था, जिसको मैं अभी आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं खबर पर आऊँगा। चूँकि सुरेखा यादव ने जो न्यूज़ लिखी है वो तथ्यों पर आधारित है, और मैं आपको ये गजट प्रस्तुत कर रहा हूँ जो भारत सरकार ने जारी किया था। इसका उन्होंने इस गजट का भी सुरेखा यादव ने शायद अध्ययन किया है, उसके बाद ही इसमें अपनी खबर में जो लिखा है वो इंगित किया है। इस गजट में खास तौर पर भारत सरकार ने गंगा बेसिन और गंगा की जो सहायक नदियां हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं, और गंगा के कैचमेंट इलाके को, डूब क्षेत्र को बचाने की बात कही गई है, और उसी के लिए यह गजट भारत सरकार ने जारी किया है। अब आगे मैं किस खबर पर आता हूँ। अक्टूबर 2022 में सीपीसीबी की गाइडलाइन MC मेहता बनाम भारत सरकार केस में दाखिल की गई थी। तो उसमें प्रमुख गाइडलाइन थी, उनके तहत पहला सवाल ये उठा था कि देश की सभी नदी, उनकी सहायक नदी, छोटी मोटी धाराएं और उनका इकोसिस्टम, नदी का कैचमेंट एरिया और वाटर शेड मानव गतिविधियों की वजह से खराब हो जाता है। ये सवाल उठाया गया था। तब NGT ने आदेश दिया था कि इसके लिए क्या कोई गाइडलाइन तैयार की जा सकती है कि नदी में या नदी के किनारे क्या क्या चीज़ें विकसित की जा सकती हैं जिसकी वजह से नदी को जीवित कर रखा जा सके। तो इस पर ये फिर कहा गया था कि जो गाइडलाइन बनाई गई थी सीपीसीबी की, उसमें फिर साफ किया गया था कि नदी के किनारे खास तौर पर बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किए जा सकते हैं। अब बायोडायवर्सिटी पार्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये मैं आपको थोड़ा सा व्याख्या करता हूँ। बायोडायवर्सिटी पार्क में पेड़ पौधे, किसी भी प्रकार के जीव जंतु, घास के मैदान, दूसरे टाइप की चीज़ें और देखभाल के लिए मानव जीवन के साथ साथ मानव जीवन को वहाँ पे पक्का निर्माण करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उसकी देखरेख के लिए, जैसे कोई बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाता है तो वो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा कि वो केवल अपने आप ही विकसित हो जाएगा। उसकी देखरेख और मेंटेनेंस बहुत दूर तक, लॉन्ग टर्म के लिए, इसके लिए थोड़ा बहुत चीज़ें जो अस्थायी होती हैं उनका निर्माण भी किया जा सकता है। इसके लिए फिर उन्होंने गाइडलाइंस में फिर हवाला दिया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना नदी के किनारे दिल्ली में 148 हेक्टेयर जमीन पर यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया है। इस बात का उन्होंने बाकायदे हवाला दिया है उसमें अपनी रिपोर्ट में जो गाइडलाइन तैयार की है। तो उन्होंने ये भी कहा कि उस 148 जो है
हेक्टेयर जमीन है उसको 2 पार्ट में बनाया गया था, पार्ट 1 पार्ट 2। तो उससे यमुना को काफ़ी राहत मिली है, उसको जीवित करने में, उसका प्राकृतिक स्वरूप बनाए रखने में। इसके साथ साथ अब आप देखिए, कोई ये आज की बात नहीं है, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद यमुना के किनारे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किए गए, जिनको आप अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। गांधी की जहाँ समाधि है उसको, नेहरू की समाधि है वो, इंदिरा गांधी की समाधि है शक्ति स्थल, और चौधरी चरण सिंह की समाधि है किसान घाट। तो ये नेहरू का शांतिवन हुआ और उनका गांधी जी का बंद हो गया। आप सभी लोग जानते हैं, और मैं समझता हूँ जो भी आदमी कभी दिल्ली गया होगा तो उसे सब चीज़ मालूम है कि यमुना नदी के किनारे मैं समझता हूँ 20 किलोमीटर के दायरे में ये पार्क फैले हुए हैं, जिनकी वजह से यमुना नदी का किनारा पुनर्जीवित है और यमुना अपने जो प्राकृतिक रूप है उसमें है। खैर ये तो बात वहाँ की रही। अब मैं आपको फिर अपने आगरा के पोया घाट पर लेकर आता हूँ। यहाँ पर जालबाग ने जो अपना बैकुंठ धाम बायोडाइवर्सिटी पार्क तैयार किया है, उसमें अब तक जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, आज की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि आज तक 3 से 4 हज़ार के बीच अब तक पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जा चुका है। अब वहाँ पर जालबाग ने अपना अध्ययन केंद्र भी स्थापित किए हुए हैं, जहाँ पर वो अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को रिसर्च कराते हैं, पानी मिट्टी की जांच, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करते होंगे। औषधियों की जांच, चूँकि जालबाग का अपना हॉस्पिटल भी है, अपनी खुद की जो दवाइयाँ हैं वो भी बनाते हैं, आयुर्वेदिक बनाते हैं, होम्योपैथी की दवा बनाते हैं। तो उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ काम आती हैं, वो उन सब चीज़ों की वो रिसर्च करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को इस बायोडाइवर्सिटी पार्क से प्रॉब्लम है, वो असली प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। असली प्रॉब्लम ये है कि पोया घाट अब से 6 महीने पहले पूरी तरह से अवैध गतिविधियों का शिकार था, और यमुना नदी पूरी तरह से गंदगी के वहाँ पर अंबार लगे हुए थे। कोई आदमी 5 मिनट वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। जालबाग का चूंकि नदी के किनारे अपना 6 से 7 एकड़ जमीन है, तो उसने इस चीज़ को देखा, और उसका अपने बहुत सारे खेत और भी हैं थोड़ी सी दूरी पर हट करके, तो उसने सोचा कि यहाँ पर अपना पार्क विकसित किया जाए, पेड़ लगाए जाएं, और इसको करीब 500 मीटर की लंबी पट्टी पर यमुना को साफ रखा जाए, लोगों के आने जाने को देखने लायक चीज़ें हों, और पेड़ पौधों की वजह से वहाँ पर पशु पक्षियों की एक बड़ी एक जमात इकट्ठी हो, जिस पर बहुत सारी चीज़ें विकसित की जा सके। दूसरा एक चीज़ और है कि वहाँ पर 6 महीने पहले तक जून के महीने में भारी मात्रा में बालू का खनन होता है, और वो अवैध रूप से बालू की ढुलाई चलती थी, ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं। किसी ने कोई मना किया, किसी को कुछ हो गया तो लोग मारपीट को उतारू हो जाते हैं। वहाँ जुआ सट्टा जैसी चीज़ें और चैन स्नैचिंग तमाम क्राइम होता था। अब बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित होने की वजह से ये सारी गतिविधियाँ वहाँ पर एकदम से थम गई। इन गतिविधियों के थमने से वहाँ के आसपास के जो अवैध धंधा करने वाले लोग और असामाजिक तत्वों को काफ़ी परेशानी हुई। मूल कारण ये है। आपने ये मेरी पूरी एक बायोडाइवर्सिटी पार्क के ऊपर रिपोर्ट देखी, आपको कैसी लगी मेरे इस चैनल पर आप इसको लाइक करें और कमेंट भी करें कि मैंने शायद कोई गलती की हो तो मैं उसे सुधार सकूं। खैर जो भी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे और शेयर करें, जिससे आगे भी तमाम लोगों को पूरे देश में लोग इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।